आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ संध्या बिष्ट। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लोगों के दिलों में राज करती है। उनका काम ही उनका पहली प्राथमिकता होती है, जिसके चलते जनता अपना प्यार और स्नेह उनको देती है। उनका नाम है कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कंवर जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही कि जो सरकार का स्लोगन भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यमुनानगर की जनता ने आपको अपना प्यार दिया, स्नेह दिया, और इनके लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं? जो स्लोगन है विकास और विश्वास, कितना कारगर साबित हो रहा है? देखिए, जितना यहाँ पहले सड़कों का सिस्टम था सारा का सारा, और उसके बाद एजुकेशन का था, चाहे कॉलेज बनाने की बात आई, चाहे स्कूल को आगे प्रमोट करने की बात आई, चाहे हॉस्पिटल खोलने की बात आई, तो उसमें सारे थे। जैसे अभी यमुनानगर का हमारा हॉस्पिटल था जो 100 बेड का था, वो 200 बेड का कर दिया। ऐसे ही हमारा छतरौली का 6 बेड का था, वो बढ़ा के हमने 30 बेड का कर दिया। खिजराबाद में भी 6 बेड का था, वो 30 बेड का कर दिया। खदरी में हमारी डिस्पेंसरी थी, वहाँ हमने हॉस्पिटल बना दिया। और कोर्ट में हमारी डिस्पेंसरी थी, वहाँ हमने हॉस्पिटल बना दिया। खिजराबाद में हमने कॉलेज मंजूर किया, दौर में कॉलेज मंजूर किया, मुस्ताबाद में कॉलेज, सरस्वती नगर जो जिसको नाम है, वहाँ कॉलेज मंजूर किया, बिलासपुर में कॉलेज मंजूर किया। तो ऐसे जो भी, चाहे वो शिक्षा से संबंधित काम थे, चाहे हेल्थ से संबंधित काम थे, और जैसे सड़कों के, पुलों के जितने भी यहाँ जरूरत थी, क्योंकि ये पुल की जो समस्या है ना, ये पहाड़ी एरिया में ज़्यादा है। जो हमारा जिला है वो पहाड़ के साथ लगता है, तो यहाँ हमारी समस्या ज़्यादा है। तो लगभग सारी जो थी वो हमने अभी तक वो लगभग पूरी कर दी सारी। अब जैसे तहसील बनाने की बात थी, ब्लॉक बनाने की बात थी सरौली की ना, अपना प्रताप नगर जो नाम दिया, प्रताप नगर की जो थे, चाहे ब्लॉक बनाने की बात थी, चाहे बिजली के मामले में सब डिवीजन की बात थी, और चाहे फिर तहसील बनाने की बात थी, वो भी सारे के सारे काम हमने किए। तो लगभग डेवलपमेंट के बहुत बड़ी मात्रा में काम यहाँ पे हुए, लोग पूरी तरह से उससे सेटिस्फाई हुए। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि यमुनानगर के लिए काम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उससे जनता भी सेटिस्फाई है। अगला सवाल मेरा नई शिक्षा नीति को लेकर है कि जिस तरीके से सरकार ने इस पर काम किया है, कितना लाभ आने वाले वक्त में लोगों को मिलेगा और किस तरीके से सरकार इसको लेकर काम कर रही है? आप खुद एक शिक्षा मंत्री हैं और इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी इसकी शुरुआत है और अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में। तो जहाँ अभी जिस प्रकार से एक नई जानकारी जिस प्रकार से सामने आई है कि जो छोटा बच्चा है, लगभग उसका दिमाग जो है वो 5 साल तक लगभग डेवलप हो जाता है। और हमारे यहाँ अभी तक ये था कि 5-6 साल का बच्चा स्कूल में आता था। तो नई शिक्षा नीति में उसमें अलग किया कि 3 साल का बच्चा जो है उसके लिए हमें एजुकेशन का इंतजाम करना होगा। तो जैसे अभी हमने 1000 प्ले स्कूल हमने शुरू किया। हमने मतलब शिक्षा नीति आने से पहले ही हमारा प्रयास शुरू हो गया था, और नई शिक्षा नीति आई, ये हमारा सौभाग्य था कि उनकी भी डिमांड इसी प्रकार की थी कि ऐसा करना चाहिए। तो हमने 1000 जो नए प्ले स्कूल अब की बार खोले, और इस कार्यकाल में हमने 4000 स्कूल का टारगेट लिया कि 4000 स्कूल हमने खुले। तो तीसरी क्लास से 3 साल का बच्चा जो होगा वो स्कूल में आना शुरू होगा। दूसरा, नई शिक्षा नीति में इस बात पे जोर दिया गया कि जो बच्चे की अपनी मातृभाषा है उसमें उसको एजुकेशन दी जाएगी। हमारा भी शुरू से मानना रहा कि जितनी अच्छी डेवलपमेंट उसकी अपनी मातृभाषा में हो सकती है, इतनी दूसरी भाषा में हो नहीं सकती। तो उसकी तरफ बहुत अच्छा प्रयास हमारी सरकार कर रही है, और निश्चित तौर से और आने वाले टाइम में उसके परिणाम भी। और दुनिया में अब इस प्रकार का एक क्रेज हमारे देश में है, इस टाइम इंग्लिश का क्रेज है। हर आदमी सोचता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहिए, और वो इंग्लिश पढ़ के ही वो आगे डेवलप कर सकता है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में आप जानकारी लेंगे तो जितने देशों में तरक्की की ना जी, उनमें दूसरे देशों की भाषा नहीं है। चाहे वो जर्मन है, चाहे वो रसिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो जापान है, वहाँ कहीं नहीं बोली जाती। हमें एक बहम है इस बात का कि सारा का सारा उससे है। उन्होंने भी अपनी भाषा में तरक्की की। दुनिया का जो अनुभव है उसमें भी यही है कि उन्होंने अपनी भाषा से तरक्की की। तो नई शिक्षा नीति में उस पर भी जोर दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा एक जोर दिया गया इस बात पे कि बच्चे का कोई ना कोई स्किल होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए। जैसे बच्चा पढ़ के बाहर निकलेगा ना, तो अब आज की स्थिति में क्या रहा कि जो शिक्षा हमने अपनाई ली, तो उसके बाद क्या है कि जैसे ही +2 करता है बच्चा, तो उसके बाद वो किसी भी नेता के पास, किसी भी अफसर के पास खड़ा है, जैसे मुझे कहीं भी लगा ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस है इस बात का कि मैं अपना कोई काम कर लूँगा, ना उसकी जानकारी है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज से पहले हमारे यहाँ ये समस्या नहीं थी। जैसे मैं किसान परिवार से हूँ,
तो मेरे ख्याल में पढ़ाई करने के बाद मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं थी कि मैं कोई बेरोजगार रह गया। मुझे पता था, मैंने अपनी भैंस भी पाल रखी थी और मैंने अपना घास भी काट रखा था और मैंने अपने खेत में जोत रखे थे। तो मुझे पता था कि कोई दूसरा रोजगार मिलेगा, ठीक है, नहीं तो फिर मेरे पास रोजगार तो है ही, मैं अपना काम शुरू करूंगा। तो कोई स्किल मेरे पास था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो स्किल समाप्त होता जा रहा है और धीरे धीरे कृषि की तरफ से लोग हटते भी जा रहे हैं। तो अब इस नई शिक्षा नीति में दिया गया, जब बच्चा 6ठी क्लास में होगा तो 6ठी क्लास से उसको कोई ना कोई स्किल देंगे जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, किसी भी चीज में उसका इंटरेस्ट होगा, उस प्रकार की जानकारी उसको देंगे, ताकि जब वो बच्चा पढ़ के मैट्रिक करके या +2 करके बाहर निकलेगा तो उसके पास काम करने के लिए कोई विकल्प उसके पास होगा कि मैं एक रोजगार कर सकूं। तो मुझे लगता है कि इससे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परिणाम आने वाले हैं, लेकिन अभी काफी टाइम लगेगा। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी यही है, जैसे कि आपने अंतिम में कहा कि आने वाले वक्त में जैसे कि बच्चे मैट्रिक के लिए अपने स्कूल पास करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए बाहर दे जाते हैं, उनका सपना भी होता है कई बच्चों का कि वो विदेश में जाके पढ़ाई करें। नई शिक्षा नीति जो सरकार लेकर आई है, इससे कितना ज्यादा आने वाले वक्त में उन बच्चों को फायदा मिलेगा जो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं? कुछ फायदा उसको मिल पाएगा? देखिए, विदेश में कुछ तो इस प्रकार के हैं कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो वहाँ सस्ते में इस वजह से भी जाते हैं, और एक इस प्रकार का भी क्रेज रहता था कि एजुकेशन के नाम पे वहाँ चले गए, वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी या वहाँ काम करने का, क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा था तो इसलिए। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि पिछले 4-5 साल से क्रेज कम होता है रहा। अब आपको बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जो विदेश से छोड़ के वापस आएंगे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में काम करना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छा लक्षण है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे, अब अगर हम किसी से कहते भी हैं तो अब वो क्रेज नहीं है बाहर जाने का जो क्रेज पहले था। अब लोग हिंदुस्तान में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ की जो बिजनेस के मामले में जिस प्रकार की छूट दी गई या जिस प्रकार से प्रोत्साहन दिया गया, तो अब लोग यहाँ काम करना चाहते हैं। और जहाँ तक एजुकेशन लेने की बात है तो उसमें 2 ही कारण है। एक तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ सस्ती है, हमारे से सस्ती है वहाँ, एक तो ये कारण भी है। और दूसरा कुछ ये भी कारण है कि कई बार लोग सोचते हैं कि हमें वहाँ काम मिल जाएगा, वहाँ पैसा ज़्यादा होगा, पर लेकिन वो क्रेज अब धीरे धीरे कम हो जाए। बिल्कुल। अगर मैं कोरोना के इस काल को देखकर बात करूं तो क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रभावित शिक्षा ही हुई है, जिस तरीके से देश का भविष्य घर में कैद हो गया था और उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। प्राइवेट स्कूल में जो आर्थिक संकट था वो भी काफी ज्यादा मंडराता जा रहा है। इसको लेकर सरकार किस तरीके से भरपाई करने की कोई रणनीति या कुछ सोच लेकर आगे चल रही है? देखिए, हमने ऑनलाइन एजुकेशन दी और पूरे देश में जो सर्वे है उसमें जो 4-5 स्टेट अच्छे हैं जिनका काम अच्छा है, तो उनमें हरियाणा भी एक है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन को मैं ये नहीं मान सकता कि जो हम स्कूल में जिस प्रकार से प्रत्यक्ष दे रहे थे उसकी पूर्ति कर दे, वो पूर्ति नहीं कर सकती। ठीक है, मजबूरी की में है वो, क्योंकि एक तो हमारे पास बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास बहुत गरीब बच्चे हैं, तो उनके लिए भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके पास इतने मोबाइल हैं कि एक पिताजी के पास भी रहेगा और एक बच्चों के पास भी रहेगा, मोबाइल भी एक ही है, तो इस प्रकार की समस्या है। तो उसके बाद हमने एक विचार किया था कि बच्चों को कुछ ऐसा उपलब्ध कराते हैं। तो हमारे पास मोबाइल भी एक विकल्प था कि मोबाइल भी दे सकते थे और एक टेबलेट भी विकल्प था। तो हमने निर्णय किया कि हम टेबलेट देंगे बच्चे को, और हमने उसके बारे में फैसला कर लिया। और दूसरा विकल्प ये भी, दूसरी बात ये भी सामने है कि क्या कैटेगरी रखेंगे, क्या SC को देंगे, बाकी को नहीं देंगे, क्या किस प्रकार से निर्णय लेंगे। तो हमने निर्णय लिया कि हम सारे बच्चों को देंगे, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे रहे वो गरीब ही हैं। तो ये काम कब से शुरू कर? तो उसके बारे में हमने फैसला ले लिया और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी। हमारा जो निर्णय था वो 7 इंच की स्क्रीन था जो उसके टेबलेट की, तो वो देने का निर्णय था। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम 8 इंच की देंगे, और हमारा पहले 9वीं से 12वीं तक देने का था, अब मुख्यमंत्री जी ने 8वीं से कर दिया। तो अब ये जो 8वीं से 10वीं तक के जो बच्चे हैं उनको हम जो 8 इंच की स्क्रीन है उसका टेबलेट देंगे, और जो 11वीं और 12वीं है उसको 10 इंच का देंगे। और ये कुल मिला के सारे जो बच्चे हैं वो 8,06,000 बच्चे हैं, और सारे बच्चों को हम सभी को देंगे और जल्दी वो देने वाले हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि अभी जिस तरीके से बच्चों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आप लोगों ने कहा कि जो टैब वहां पर उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार सोच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो बच्चे हैं जो घर में ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही है, तो एक ओरल पढ़ाई में और एक ऑनलाइन पढ़ाई में काफी अंतर भी हो जाता है। अब स्कूल खुलने को लेकर भी सरकार ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट की है, आने वाले वक्त में जो एग्जाम उनके होंगे उस पर कितनी ढिलाई, किस तरीके से कार्य किया जाएगा सरकार की तरफ से? देखिए, एग्जाम जिस प्रकार से होंगे, अब कुछ तो कमियां रही हैं कि हम पूरे टाइम क्लास से नहीं लगा सकें, तो निश्चित तौर से कुछ कोर्स उनका हम कम करेंगे
और टाइम उनका बढ़ाएंगे। जिसमें ये कोरोना की महामारी आई उस टाइम हम स्टेप बाय स्टेप आपको कह रहे थे कि अगर यहाँ से खुलता है तो हम इतना करेंगे, यहाँ से खुलता है तो हम इतना करेंगे, लेकिन वो सारा का सारा जो हमारा अनुमान था वो दरिया का दरिया रहेगा। अनुमान हमारा ठीक नहीं रहा क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम लगे। तो अब हमारा प्रयास ये है कि अप्रैल के लास्ट में पेपर लेंगे ताकि 1 महीना और बच्चों को ज़्यादा मिल जाए ताकि वो अपनी ठीक से तैयारी कर सकें और कुछ कोर्स को कम कर देंगे। एक सवाल ये कि देश का अन्नदाता अपने फसल को छोड़कर, अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर, अपने पिंड को छोड़कर दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा है। 2 महीने होने वाले और कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से कह रही है कि पंजाब के किसान ही मोस्टली वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा का किसान नहीं है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि बढ़ चढ़कर जो तमाम राज्य हैं, चाहे वो जिस तरीके से सरकार कह रही है कि कुछ राज्यों के ही वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों का कहना है कि प्रदर्शन डटकर होगा जब तक सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेती है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा तो मानना ही है जो लोकतंत्र है ना, उसका जो प्राण है वो संवाद है और उस पर हर चीज़ पे चर्चा होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसान ये बात कहता है कि भाई ये बिल जो हैं उनके हक नहीं है, तो इसका फैसला कैसे होगा? कोई ना कोई तो पंचायत चाहिए। मेरा और आपका झगड़ा है क्या, तो मैं उस झगड़े को ये कह रहा कि भाई मैं ठीक हूँ और आप कह रहे हैं कि आप ठीक हैं, तो तीसरा आदमी तो बीच में चाहिएगा ना जो फैसला करेगा, जो गलती का निकालेगा। अगर मेरी गलती होगी तो वो कहेगा नहीं भाई आपकी गलती है, अगर आपकी गलती है तो वो आपकी। ऐसे ही इस बिल में भी है कि मान लीजिए अगर किसान जो बात कह रहा है वो भी अपनी बात कहेगा और सरकार जो है वो भी अपनी बात कहेगी, तो तीसरा कोई चाहिएगा ना जी। अब अगर आप ये कहोगे मैं तो कोर्ट की भी नहीं मानता, आप कमेटी बना रहे मैं कमेटी की भी नहीं मानता, मतलब किसी की तो मानोगे। अब आप अगर किसी की भी बात नहीं मानते तो फिर तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, अगर सरकार कोई बात कहेगी तो आप डिस्टर्ब कर दोगे, आप सरकार को बोल लेने दोगे, सरकार की बात नहीं सुनेंगे बिल्कुल नहीं। मतलब जो सुन रहे हैं उनको भी सुनने देंगे। मैं आप नहीं सुनते, आप आंदोलनकारी आप नहीं सुनते, ठीक है आप नहीं सुनते, लेकिन जो जनता उसको तो सुनने दो। अभी आपने कैमला में देखा, अब कैमला में हजारों आदमी सामने बैठे, हम अपनी बात समझ रहे हैं उनको कि इन बिलों से क्या लाभ है, वो भी अपनी बात समझाओ। अगर उनको लगता है नुकसान है वो भी अपनी एक ऐसी जनसभा करके उन लोगों को समझाओगे इन बिलों से ये नुकसान है, हम ये बताएंगे कि इनसे क्या लाभ है, वो बताएंगे क्या नुकसान है। वो अपना नुकसान की जो जानकारी देंगे तो हम उसका बताएंगे कि नहीं ऐसा नुकसान ऐसे। लेकिन किसान तो एक ही मांग को लेकर अटल है कि जब तक तीनों कानून वापस, यही तो गलती है ना सबसे बड़ी। और इतने दौर की बातचीत भी होती है। मैं यही तो कह रहा ना जी। अब सरकार कह रही है क्लॉज बाय क्लॉज आप विचार करो। ये पॉइंट है, यहाँ आप बताओगे आपको क्या लगता है किसान के विरोध में क्या, वो बोले मैंने बताता है क्या है, मैं तो एक ही बात कह रहा कि इसको रद्द करो। मतलब एक जिद ये कि इसको बिल को रद्द करो, इसको वापस लो। मैं तो इस पे ही हूं, मैं इस पे आपके साथ चर्चा ही नहीं करता। अगर चर्चा नहीं करता तो आप ही अनुमान लगाओगे गड़बड़ कहाँ है, आप बोलने नहीं दोगे, आप चर्चा नहीं करोगे, आप कोई पंचायतें नहीं मानते, आप कोई चीज नहीं मानते, आप तो एक ही बात कह रहे हैं कि साहब आप बिल रद्द करोगे, नहीं करोगे तो हम। लेकिन किसान तो ये भी कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से आज सरकार बार बार संवाद की बात कर रही है, लेकिन आप जब कानून को पारित करने के बाद सरकार की तरफ से उठी थी, अगर उस वक्त उस दरमियान अगर बातचीत होती तो कहीं ना कहीं किसान अपनी जो बात है, जो आज अपनी मांग को लेकर यहाँ पर सड़कों पर अटल है, वो बात वहां पर रख सकता था। यही बिल्कुल ये सफेद झूठ है। ये बिल आज नहीं आया, 2001 में इस पे कार्रवाई शुरू हुई और 2001 से पहले जो यहाँ किसान नेता पहले थे उनकी भी डिमांड थी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बार बार डिमांड आई थी। चाहे चौधरी चरण सिंह की बात है, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत जी की बात है, चाहे दूसरे और लीडरों की बात है, चाहे जोशी जी की बात है, सबकी डिमांड ये थी कि इस प्रकार की छूट किसान को मिलनी चाहिए। आपने कई बार भाषणों में सुना होगा कि हम ये बात बोलते थे जब हम विपक्ष में थे, तब हम बोलते थे, आज से कांग्रेस विपक्ष में वो बोलती है, तो हम कहते थे किसान के साथ बड़ी बेइंसाफी है कि किसान की फसल का जो दाम है वो कोई और लगाता है, स्वयं किसान नहीं लगाता। जबकि कोई आदमी जुत्ती भी बनाता है वो भी अपनी चीज के निश्चित करता है कीमत के, मैं इस रेट बेचूंगा। वो दांती बनाता है, खुरपी बनाता है, उसकी भी कीमत वो निश्चित करता है, लेकिन किसान अपनी। अब अगर सरकार ऐसा बिल लेके आई कि जिसमें किसान अपनी चीज की कीमत निर्धारित स्वयं करता है, तो अब विरोध शुरू कर दिया उसमें। अब आज तक तो डिमांड यही थी ना जी, अब सरकार यही तो लेके आई ना। सरकार ने कहा कि भाई एमएसपी ऐसी कैसी रहेगी, मंडी भी ऐसी कैसी रहेगी। अब जिन लोगों ने अपने आप निर्धारित नहीं करना और केवल सरकार के रेट में बेचना, वो मंडी में लेके आ जाओ, वहां भी कहा। लेकिन अगर कोई चीज, कुछ लोग हैं जो अच्छी वैरायटी पैदा कर रहे हैं, कोई चीज अच्छी पैदा कर रहे हैं, वो बाहर जाकर अपनी चीज का निश्चित रखो। मैं तो 25 रुपए अपनी गेहूं बेचूंगा, मैं 35 रुपए अपनी गेहूं बेचूंगा, मेरी मकीन जो है वो इस भाव बिकेगी, या मेरी फलानी चीज है मैं तो इस रेट पे बेचूंगा। तो आप निश्चित करो, और उसका विकल्प हमने आपको एक दे दिया कि अगर आपकी उस रेट में बिक गई तो बहुत अच्छी बात है,
आपसे देख के और लोग प्रेरणा लेंगे, वो भी अच्छी चीज पैदा करें। और अगर आपकी नहीं बिकती तो आपका इंश्योरेंस है, आप फिर बात मंडी में आ जाओ, फिर मंडी में हम खरीद लेंगे। हमारा तो रेट निश्चित है, जो एमएसपी पे हमने क्या रखा है उस पर तुम खरीदने के लिए तैयार है। हमने एक विकल्प दिया उसको कि आपके पास एक विकल्प है, आप बाहर जाकर बेच सकते। मुझे नहीं पता लगता क्यों इसका विरोध है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कब से चलती, शुरू से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हम यहाँ यमुनानगर के लोग हैं, आप किससे पूछ के देखो, हमारे तो बाप दादा भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते रहे। हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मिल वाले के साथ। आज तक मुझे कोई बता दो किसकी जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट मिल वाले ने कब्जा करा। इसमें तो मुझे पहले पता चलेगा, मिल वाले ने मुझे बताया कि मैं इस रेट में गन्ना खरीद सकता हूँ, उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं करता, क्या जरूरत है, मैं नहीं करता उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। और वो तो मेरी इच्छा है मैं करना। सरकार ने कोई कानून ऐसा नहीं बनाया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी, आपकी इच्छा है। अब इंदौर हल्के में टमाटर की खेती होती है, अब वो कई बार बहुत सस्ता हो जाए टमाटर, बहुत रेट डाउन आ जाए उसका, कई बार बहुत अप हो जाए। लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ फैक्ट्री लगाओ तो फैक्ट्री लगाने वाले को तो चाहिएगा, माल चाहिएगा ना जी। तो उसने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 35 रुपये किलो आपका टमाटर खरीद सकता हूँ। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पहले गया, पता चलेगा कि मैं कितना खर्चा होगा, कितना मेरा प्रॉफिट होगा, यानी कि रेट मेरा पहले निश्चित हो गया। और उस सरकार ने कानून बनाया कि ये छूट उसमें दे दी कि मान लो कल टमाटर का रेट बढ़ के 70 रुपये में चला गया, तो उसने कहा कि भाई इसमें हिस्सेदारी किसान को भी देनी पड़ेगी। आप 70 रुपये के ले सकते हैं, कुछ हिस्सा आपने इसमें देना पड़ेगा। सरकार ने ये किया कि अगर आप उसकी पेमेंट देते तो उसमें कर दिया कि 3 दिन तक अगर आप पेमेंट देते उसके बाद आपको ब्याज भी सही देनी पड़ेगी। अगर आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़ा कर दिया और आप बाद में हटाते नहीं, तो सरकार ने कानून बनाया दिया कि इतने टाइम के अंदर आपने हटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं हटाते तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसान का हो जाएगा। तो ऐसे जो किसान के हित के जो थे वो कानून बनाए दिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। पर लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई मजबूरी नहीं है करना, ना करो, आप कोई जरूरत नहीं करने की, आपने बिल्कुल भी ना करो। अब ऐसे ही स्टॉक की बात है, अब वो कह रहे हैं कि स्टॉक में जी अब बड़े बड़े अडानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा, सारे को स्टॉक कर लेगा। देखिए वो एक जमाना था जब स्टॉक करने को रोक लगाए थे, पहले भी स्टॉक होता है, ऐसा नहीं पहले बना था। लेकिन बीच में एक बात सामने आई कि भाई हमारे पास जो उपज है वो कम है और जो उपभोक्ता है वो ज़्यादा है। तो इसलिए अगर ऐसे में कोई स्टॉक करेगा तो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो हमने स्टॉक के ऊपर बैन कर दिया, जो भी उस टाइम की सरकार थी उस सरकार ने स्टॉक के ऊपर बैन कर दिया कि भाई इतना स्टॉक कर सकते हैं, आप स्टॉक कर नहीं सकते। लेकिन अब स्थिति बदल गई, अब जो हमारी जरूरत है उसका दुगने से भी ज्यादा उत्पादन हमारे पास है। अब स्टॉक करना भी एक समस्या है। जो पहले हमारे लिए कमी जो थी वो समस्या थी, आज अधिकता हमारे पास है। तो इस अधिकता में किसी की पार्टनरशिप होनी चाहिए ना कोई आदमी और भी आना चाहिए जो स्टॉक करने का। केवल सरकार तो नहीं कर सकती। आपका चैनल आप सब के सब दिखाते रहते हैं कभी कभी कि फलानी जगह गेहूँ खराब होगी, फलानी जगह फलानी फसल खराब होगी, इसलिए ना जी। तो हमने कहा जो प्राइवेट लोग हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो भी है कि इसमें अगर अपना हाथ आजमाना चाहें तो कर लें। और अगर वो हमारे से कुछ चीज़ लेके स्टॉक कर लेते हैं, उसकी अच्छी प्रोसेसिंग करते हैं, बढ़िया उसको करके बेचते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है। मतलब किसी चीज का नष्ट होना, गेहूं का नष्ट होना है, कहीं चीज का नष्ट होना है, चावल का नष्ट होना खाली आर्थिक नुकसान नहीं है, हमारे जो संसाधन है वो भी तो नष्ट हो रहे। हमने उसमें पानी भी लगाया था, खाद भी डाला था, श्रम भी लगाया था उसमें, और वो चीज ऐसे ही नष्ट होगी तो क्या फायदा है। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है और वो इस मेरे चावल को बाहर दूसरे देश बेच के आता है, ये मेरी चीनी को बाहर बेच के, हमारा शुगर मिल बेच के आता है, 10 देशों में लेके आता है चीनी भाई, हम तो नहीं बेच सकते। अगर हम गुड़ बनाते तो ये बेच के आता है, तो ऐसा वो बाहर भी बेच के आ सकता है, उससे पैसे भी कमा सकता है, मुझे भी अच्छे पैसे मिलेंगे, वो भी कुछ पैसे कमा लेगा, क्या दिक्कत है। आज पाकिस्तान में क्या हालत है, आटा मेरे ख्याल में, मैं तो अभी कहीं पढ़ रहा था, बहुत महंगा है, हमारे से कई गुना ज़्यादा महंगा है वहाँ। तो अगर यहाँ का कोई आदमी लेके आटा वहाँ भेज, मुझे क्या दिक्कत है, उसको भी पैसे कमा लेगा, मैं पैसे कमा लूँगा, मेरे देश को पैसे बचेंगे। तो ये तीनों बिल जो है ना 100% किसान के हित के बिल हैं, कहीं भी किसान के खिलाफ है नहीं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, ऐसे ही गुमराह किया जा रहा है जैसे मनीराम बागड़ी ने एक बार किसानों को सबको गाँवों को इस प्रकार से कह दिया था कि भाखड़ा डैम बढ़ने के कारण तो ना कि बिजली जो थी ना, पानी में से बिजली काट दी और पानी में से जो बिजली निकल गई अब ताकत तो इसमें रही नहीं है, और इस बात पे वो चुनाव जीत गया था, MP बन गया था साथ से। तो उसी प्रकार से पकाने का काम किया जाएगा, वास्तविकता में कुछ नहीं। अगर सच्चाई है तो सच्चाई पे कतई भी किसान ने घबराना चाहिए, इन लीडरों ने घबराना चाहिए, इन लीडरों ने मंच पे आना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से कहीं से भी आके बातचीत करें, क्लोज विचार करो। ये नहीं, अभी तक मैं इतने दिन से देख रहा, मैंने आज तक किसी भी किसान नेता का बयान ये नहीं देखा कि किस पॉइंट पर बोलना चाह रहा। बस ये है कि किसान बर्बाद हो जाएगा, जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा, जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अब आप एक बात देखो, जब भी सुधार होते हैं ना, हमारे देश में पहले बाल विवाह था,
मेरे याद है कि जब स्वामी दयानंद जी ने बाल विवाह के खिलाफ किया ना, तो मैंने कहीं पढ़ा कि बंगाल में 2 साल से भी कम उम्र की 2 लाख लड़कियां विधवा थी। 2 साल से कम की 2 लाख लड़कियां विडो थी बंगाल में। बांग्लादेश भी था, बड़ा था बंगाल, मतलब इतना था। लेकिन जब वो बाल विवाह के खिलाफ उन्होंने बयान किया, तो आप क्या सोच रहे कि महर्षि दयानंद के गले में किसी ने माला डाली थी? बहुत विरोध किया था, पत्थर मारे थे, जूते फेंक मारे थे, क्या क्या नहीं किया था, सब कुछ किया था। लेकिन आज अगर कोई आपके सामने है कि आपका बच्चा छोटा, मैं शादी कर दूं, तो मेरा ख्याल आप चाय भी नहीं पीने देने की ठहर दूंगा। तो उसने मेरे सामने की बात है, अभी तक भी था। लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर बड़ा भारी वो था, लोग ये कहते नहीं लड़कियों ने पढ़ाया क्या करोगे, ये हो जाएगा, फलाना गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज कोई कहे देखो ना किसी की लड़की पढ़ती हुई, लड़की पढ़ाइए ना, तो एकदम वो कहेगा ना ठीक, इसको तो अकल ही नहीं है आदमी को। अगर लड़की नहीं पढ़ाएगी देश की तरक्की करेगा, हमारा परिवार की तरक्की करेगा। तो वो इस मामले में गलतफहमी पैदा करने वाले वहां भी थे, और इसी प्रकार से इस विषय में गलतफहमी पैदा करने वाले यहाँ भी हैं। वास्तविकता में बिल जो है 100% किसान के हित में, और निश्चित तौर से किसान की तरक्की के लिए। बिल्कुल, आप तो ये कह रहे हैं कि 100% किसानों के हित में ये बिल है, लेकिन इतर किसान आंदोलनरत है, वहीं विपक्ष की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि हरियाणा सरकार चंद दिनों की मेहमान है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष तो अब विपक्ष की हालत बहुत खराब है। जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए और देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनकी जिस प्रकार से पॉपुलैरिटी है, और वो पॉपुलैरिटी जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, तो अब उनको कोई विकल्प नजर नहीं आता। तो ऐसे में अब वो कोई बहाना ढूंढते हैं। अभी आपने देखा कि कांग्रेस जिस हालत तक पहुंच गई, कांग्रेस जो हालात कांग्रेस के देश में गए, तो ऐसे में वो सोचते हैं कहीं से, जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनकेगा सारा। तो वो बेचारे सोच रहे कि यार इस जगह इकट्ठे गए, चाहे भले किसी बात पे इकट्ठे रहे। हालांकि कांग्रेस तो स्वयं इसके पक्ष में थी। कांग्रेस तो अपने घोषणा पत्र में कहा कि मैं इस बिल को लेके आएंगे, पहले इसमें संसद में बहस हुई इस विषय में। लेकिन अब वो सोच रहे कि किसान इसके विरोध में है, चलो इन्हीं के साथ मिलकर कहीं हमारी भी नैया पार लग जाए, तो हुआ है कुछ नहीं। और जिस प्रकार से वो कह रहे कि सरकार कुछ दिन की मेहमान, सरकार बिल्कुल पूरे टाइम तक चलेगी और निश्चित तौर से सेवा करेगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, देखिए भाषण में तो मैं हम भी कुछ भी कह सकता हूँ, वो भी कुछ भी कह सकता। आपका चैनल है तो आप कभी भी डिबेट पे लेंगे, उनको भी कांग्रेस को लेके आइए, और लोकदल के बचे, लोकदल बचा तो है नहीं कहीं, पर जितना आगे बच रहा है उतने को भी बुला लिए, और हम टेबल में बैठ के बहस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वो अपने टाइम का काम बताओ उन्हें क्या किया, हम अपने टाइम का काम बताएंगे हमने क्या किया। मैं बराबर की नहीं कहता, मैं कहता हूं अगर हमने 100 किया और उन्हें 75 कर दिया, तो हम उन्हीं की जीत मान लेंगे 75 पे भी। अगर वो 75 हमारे मुकाबले में निकल गए, तो हम मान लेंगे कि वो श्रेष्ठ है हमारे से। मैं इतना दावे के साथ कह रहा, कहीं भी टेबल बैठ जाए, गेहूं खरीदने पे आ जाओ, धान खरीदने पे आ जाओ, सरसों खरीदने पे आ जाओ, बाजरा खरीदने पे आ जाओ, सूरजमुखी खरीदने पे आ जाओ, मक्की खरीदने पे आ जाओ, कोई चीज की खरीद करो, उस पर करो। किसान के हित के लिए कहीं उसके माफ करने पे आ जाओ। जितना पैसा हमने किसान को दिया, अगर उसका नुकसान कहीं भी हुआ, जितना पैसा हमने दिया उसके मुकाबले में दो। अगर वो 50% पे आ गए तो हम अपनी हार मान लेंगे, वो 50 पे भी आ गए हमारे मुकाबले, हम उसके मुकाबले में हार मान लेंगे। दूसरी बात, किसान के साथ जो उन्होंने अपने टाइम में किया, मेरे तो आज भी याद है जब चौटाला साहब की सरकार थी, तो गन्ने के रेट के मामले में यहाँ का श्रीराम ने एक बार आंदोलन किया था अपना नारायणगढ़ में। और अगर आपके ध्यान हो, मेरे लगता है आपको शायद ध्यान नहीं होगा, लेकिन जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के पत्रकारों से पूछिएगा, घासीराम नयन का आज तक किसी को पता नहीं है। घासीराम नयन उस टाइम उसकी इतनी पिटाई कर दी थी, उसके बाद घासीराम नयन मर गया, लेकिन घासीराम नयन कहीं आया नहीं। कंडेला कांड आपके सामने पता करके देख लियो क्या करा क्या नहीं करा। और उससे पहले बिजली का क्या रेट था, पर यूनिट क्या रेट था किसान के लिए। और जब चौटाला साहब का राज था तो उसमें 104 रुपए पावर हाउस थी, औरस पावर थी उनके टाइम में, और जो आज आपके सामने के मुफ्त बराबर है। तो कभी किसान के लिए किया कुछ नहीं, लेकिन किसान के नेता कौन है? किसान के नेता सबसे बड़े नहीं है, किया कुछ नहीं किसान ने। इन्होंने कहा था लोन माफ करेंगे, पहली बात थी लोन माफ। किसी का लोन माफ देख लो, आज हमने 1000 करोड़ से ज्यादा जो ब्याज था वो माफ कर दिया। हमने कहा कि एक मुश्त आप पैसे, हमने कहा कि जो पैसा आपने लिया था, आपने 10,000 लिए थे, हमारे 10,000 दे दो, बाकी ब्याज माफ है। आपने 20 लिए थे, हमारे 20 दे दो, आपका ब्याज माफ है। 1000 करोड़ से ज्यादा माफ हमने कर दिए। आज भी पंजाब से पूछ लो वो कितने पैसे दे रहा, अगर फसल नष्ट हो जाएगी वो 8,000 रुपए दे रहा, हम 12,000 रुपए दे रहे। हमने 3,000 करोड़ से ज्यादा फसल खराब होने के लिए किसान को देने का काम करें। तो लेकिन अगर उस पे आओ ना जी कि काम कौन कर रहा है, कौन है। जैसे बाजरा खरीद की बात मैं कह रहा, हमने खरीदा, पंजाब दिखाओ ना कहाँ खरीदा, राजस्थान दिखाओ ना कहाँ खरीदा, कहीं भी खरीदा। तो प्रैक्टिकल करने की बात क्या है?
वास्तविकता में ईमानदारी से किसान के लिए किया किसने, वो सारा का सारा कागजों पे है, वो आप नोट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मेरे भाषण से चलेगा काम, आप उनका भी दिखाओ, उनका भी निकाल दो, आरटीआई से हमारा निकाल दो, देखो तुम क्या है फर्क, तो उससे पता चलेगा किसान का वास्तविक दृष्टि कौन है। अभी हमने जैसे माने प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये दिए किसान को, अभी आपने देखा वहाँ बड़े बड़े किसान है वो कह रहे अपने 6,000 वापस ले लो मंत्री। बिल्कुल, अब जो आदमी यूनिवर्सिटीज में आएगा उसको 6,000 की जरूरत क्या है, उसको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देश में 90% किसान ऐसा है जो 1 हेक्टेयर से भी कमजोर है, उसकी कोई 1 एकड़ का है, कोई आधा एकड़ का है, कोई 2 एकड़ का है। तो जो स्वामीनाथन जी कह रहे हैं कि उत्पादन लागत कम होनी चाहिए, उत्पादन लागत हमने कम कर दी ना, 6,000 रुपये दिए, उसके खाद के बीज के तो पैसे हमने दे दिए ना जी, तो उत्पादन लागत कम होगी। तो वही तो कर रहे हैं जो स्वामीनाथन जी कह रहे हैं। अब एक तरफ तो कह रहे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, और जब हम लागू कर रहे तो फिर झंडा लेकर खड़े गए इस बिल वापस लो, तो हम वही कर रहे किसान के। बिल्कुल, तो ये थे हरियाणा के शिक्षा और एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से यमुनानगर की जनता के लिए और तमाम जनता के लिए काम किया जा रहा है और किस तरीके से सरकार की जो प्लानिंग है, रोड मैप है, उस पर पूर्ण रूप से काम किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।